टी खड़ी थी। जब 10 मिनट बाद बाहर आते इसे देखते ही कहा, नहीं नहीं प्लीज़ वजदान। दोनों आंखें ज़ोर से बंद की थी जो शर्टलेस था, और अब इसे अपने करीब बढ़ता देखता, ऐसी हरकतें क्यों करती हो? मैं बंदा बशर हूँ यार, बहक सकता हूँ, फिर पछताओगी तुम। इसकी दोनों आंखों पर बारी बारी झुका था वो। बेड पर बैठे एक आंसू का कतरा बहा था जो इसे अपने शहर में छोड़ते ब्लू शर्ट के बटन बंद कर रहा था। वजदान फिर करीब गया। वो बस अब चुप थी, लफ्ज खत्म थे, अपनी हालत नहीं समझ पा रही थी। ड्रेसिंग पर इसे बिठाकर कफलिंग्स बंद करते, बालों में कॉम करते इसे देखा जो नजरें झुकाए पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। स्प्रे करो, परफ्यूम थमाया इसे। वजदान मना करना चाहा, जल्दी करो। मजीद करीब गया था, डरते फौरी इसके कफ और गर्दन के पास किया था। मेरी आंखों में तो देखो। इसका झुका चेहरा ऊपर उठाया था और इसके दांतों तले दबाए लब अपने अंगूठे से आजाद कराए। क्या तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता? इसके आंसू देखते कहा था। बताओ, नरमी से साफ किए थे। वो मुझे नहीं पता, मामा क्या सोचेंगी? शिद्दत से रोई कि आंखें सुर्ख कर चुकी थी। वो क्या सोचेंगी? दोनों हाथ ड्रेसिंग पर दाएं बाएं रखते वजदान ने मुस्कुराहट रोकी थी। तुम्हें बुरा लगता है? ठीक है, मैं करीब नहीं आऊंगा तुम्हारे। वजदान दूर होने लगा था जब हाथ पकड़ा। आई डोंट नो प्लीज, सॉरी, मैं नहीं समझ पाती, मुझे क्या हो जाता है। रोते इतराफ किया। वो पलटा, इसे खुद में समेटा था। ढेरों प्यार आया था इस पर। रोकर मेरी ज्यादा इंटेंशन चाहती हो तुम? इसके बालों को चूमते कहा जो अब सुकून सी इसके साथ लगी थी। गाड़ी से उतरते इसकी ब्लू नफीस शाल दुरुस्त की थी जिससे इसके बाजू और फ्राक की अगली और पिछली दोनों साइडें कवर थी। परफेक्ट। इसके माथे पर लब रखते वो हैरत से बस इसे तक रही थी। अपनी साइड से निकलते इसकी साइड का दरवाज़ा खोलते अपनी चौड़ी हथेली इसके सामने फैलाई थी। एक पल इसे देखा जो ब्लू शर्ट पर ग्रे जैकेट पहने हल्की सी बियर्ड और मर्दाना वजाहत से इस वक्त पूरी तरह इसके हवासों पर छाया हुआ था। आई नो मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, पर तुम्हारा यूं देखना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसके कान की लबों से छूते कहा था। वो इसकी बात और अमल से होश में आई थी और फौरन झुकी नज़रों से हाथ थामा। जदीद तर्ज के बने पूरे फार्म हाउस को लाइटिंग और खूबसूरत वाइट और रेड रोज़े से सजाया गया था। फार्म हाउस में इंटर होते काफ़ी लोगों की सताइशी नज़रें थी दोनों पर। निकाह के बाद ये पहला फंक्शन था जो वो एक साथ अटेंड कर रहे थे। सबकी नज़रें खुद पर मरकूज पाकर वो झिझकी थी। जब इसके हाथ का नरम दबाव अपने हाथ पर महसूस किया, सदफ ने इंट्रेंस से दोनों की नज़र उतारी थी। बिलाशुबा वो दोनों एक बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वहाँ बने स्टेज पर गए थे जब वजदान वानिया के होने वाले शोहर तलहा से मिला था। साले साहब, मौलवी साहब को काफ़ी इंतज़ार कराया है आपने। जताया कि वो इसके इंतज़ार में थे। वजदान ने सिर्फ मुस्कराने पर इत्तफा किया। वो अंदर रूम में बैठी वानिया से मिलने गया था। जल्दी नहीं आ गया आप दोनों? वानिया ने भी मुस्कुराते नफीस सा तंज किया। लम्स ने लेट किया। मैं तो कब से रेडी था। इसे साथ लगाते सारा मलबा इस पर डाला। मैंने नहीं किया आप ही, उन्होंने मेरा मेकअप ख़राब किया था वो। जबकि इसकी बात पर सदफ और वानिया ने मैंने खेज नज़र से वजदान को देखा जो इसकी बात पर खजल सा हुआ था। कुछ टाइम बाद दोनों का निकाह वजदान की मौजूदगी में हुआ। हिजाबों को भूल के बाद वो सबसे मिलकर रो रही थी। ये टाइम ही ऐसा होता है। बस करो वानी, मेरी सारी टी शर्ट ख़राब कर रही हो यार। वैसे भी अभी तो 15 दिन के लिए मज़ीद जान खाने के लिए तुम यही हो। वजदान ने इसे साथ लगाए कहा था। भाई मैं जान खाती? रोते हुए चिड़ी। तो और क्या यार, सुकून होगा। इरादा इसका मूड बहाल करने का था। भाई वो आंसुओं की आमोजिश में चीखी थी। अच्छा सॉरी यार, अब मेकअप नहीं ख़राब करो, मजाक कर रहा हूँ। जबकि सदफ और वानिया रोते हुए भी मुस्कुराई। कुछ टाइम बाद इसे तलहा के साथ रिंग सेरेमनी के लिए स्टेज पर बैठाया था। वो पैर पटकते बाहर आई थी जहाँ वो इसका गाड़ी में वेट कर रहा था। हाय चिशमिश। वो गाड़ी से टेक लगाए इसका वेट में था। चुप ही रहना, मुझे बुलाने की कोशिश भी ना करना वरना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अगेन फुल गुस्से में फ्रंट सीट पर बैठते कहा था। मराद ने मुस्कुराहट जब्त करते इसका जायज़ा लिया। वो मेकअप में बस होंठों से मिलती जुलती लिपस्टिक में ब्लैक गोल्डन काम वाले शॉर्ट कट कैपरी और नेट के गोल्डन दुपट्टे से उलझी सी थी, जबकि लंबे सीधे बाल पर लापरवाह खुले थे। गंदमी रंगत लंबे कद से वो इसे अपनी तरफ माइल कर रही थी और ख़ुद वो ब्लैक ड्रेस में था। चलो। वहाँ पहुँचते गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। बेबी
बिहेव लाइक अ कपल। मेरे पास पार्टनर नहीं था, इसलिए तुम्हें कहा है। इसके साथ चलते इसे समझाया, जस्ट शट अप योर माउथ। ग्रैनी को क्या पट्टियाँ पढ़ाई हैं तुमने जो वो एक अनजान पर भरोसा कर रही हैं? इसकी बकवास जब्त करते अचंभे से पूछा। अब अल्लाह का दिया सब कुछ है माशाल्लाह से, इज्जत, शक्ल, सीरत और दौलत वो अलग बात है, कभी गरूर नहीं किया। इनको और क्या चाहिए था? भरोसे के लिए अपनी तारीफों के पुल बांधते इसके साथ अंदर दाखिल होते दांतों की बाकायदा नुमाइश करते कहा था, वैसे कहाँ आए हैं हम? दांत पीसते पूछा। ये तो पूछा ही नहीं था। हाँ, वो मेरे दोस्त प्लस भाई की बहन प्लस मेरी बहन का निकाह है आज। जबकि इसके इतने लंबे तारों पर जीभ भर कर कुड़ी। लेकिन अंदर दाखिल होते सबसे पहले सामने खड़े शख्स पर नजर पड़ते वो मजीद क्लिस कर रह गई थी। बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों आज, मुझे बहू वाली फीलिंग महसूस हुई है। वो मुस्कुराते इसे साथ लगाते बोली। वो इसकी मौजूदगी में शर्माई थी। इसे सदफ के पास छोड़ते वो मुड़ने लगा था जब इसकी बेबाक बात से एक बार फिर वो सुर्ख पड़ी थी। अपनी जान आपके हवाले कर रहा हूँ, जरा नजर लगने से बचाइएगा। इसे नजरों के हसार में लेता कहा, जाओ तुम नहीं लगने देती। मुस्कुराते इसकी चुत रसीद की थी। वो इस पर एक नज़र डालते लोगों के हजूम में गायब हुआ था। हम ठीक हैं, हर बंदे का आईडी कार्ड चेक करना है, किसी को भी बगैर चेकिंग के अंदर नहीं आने देना। जो भी मशकूक लगे मुझे इन्फॉर्म करना, ओके। एयरबेस पर वो हाईली सिक्योरिटी बंदों की टीम को बोल रहा था जो चारों तरफ हायर थे। कॉल करते सामने मौजूद लोगों को देखा। टाइम मिल गया तुम्हें आने का? मराद इसका तन समझ गया था, जबकि मरियम को अपना आप भी मायनी सा लगा। ओहो, बिन बुलाए मेहमान भी आए हैं। खैर मिस रिपोर्टर कैसी हैं? बजदार ने आग लगाने के बाद मेहमान नवाजी की। मुझे पता होता ना ये तुम्हारे घर का फंक्शन है तो खुदा की कसम कभी नहीं आती। दांत पीसते कहा था, पर अब तो तुम मुंह उठाकर आ गई हो, वो भी गिफ्ट के बगैर। बजदार ने मजीद तपाया। गिफ्ट तुम्हें क्यों दूं, तुम्हारा निकाह था। वो भी दो बद गुस्से से बोली। बस करो यार, मराज सदमे में था। लम्स, बजदान भाई कहाँ हैं? बजदान के किसी कज़न ने इसके कान के करीब पूछा जो इसके साथ स्टेज पर थी। पता नहीं, आप भी यहीं होंगे। इसने कन्नी कतराई। मासूम लड़की, अपने शोहर पर नजर रखा करो। इसके करीब होते पते की बात बताई। क्यों आप भी? वो हैरान हुई। बुद्धू, वो सामने देखो, कैसे इस लंबी लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। इसकी नजर पड़ी तो हैरत और गुस्से दोनों आया। वो दूर से भी इसकी मुस्कुराहट देख सकती थी। जाओ, देख रही हो ना? इसे मंजर दिखाते कहा। मुझे तो सजा देते हैं, अभी बताती हूँ मैं कैसे उठते हैं। वो दोबारा डरते बैठी थी। नहीं लम्स, बी ब्रेव। वो उठी थी। लम्स, कहाँ जा रही हो बेटा? ये बजदान कहाँ है? तुम दोनों बैठो, फोटो शूट होना है। मामा मैं ज़रा वॉशरूम जाना, 2 मिनट। इसके बेटे की तबीयत तो दुरुस्त करूं। दांत पीसते जैसे दांतों के नीचे वो लड़की हो। अच्छा, ध्यान से जाना। इशारा इसकी लंबी फ्रॉक, शाल और हाई हील्स की तरफ था। जी बेफिक्र रहे, वैसे नाइस ड्रेस नया लिया है। वो अपने पीछे महसूस होती मीठी सी खुशबू को कुछ सोच से बोला था। बजदान की बात पर इसका गुस्से से बुरा हाल हुआ। इसकी तरफ इन दोनों की पुश थी। नाइस ड्रेस बड़े आए। और तो चुड़ैल, रुक जरा बताती हूँ। जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। बजदान के साथ खड़े होते हिम्मत करते इसके बाजू में हाथ डालते मुतवज्जा किया, जबकि बजदान को इसकी बात और हरकत दोनों ने मुतवज्जा ही नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे रिएक्शन ने अच्छा खासा झटका दिया। वो सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ, अल्लाह इसका मुझे जान कहकर मुखातिब करना। मरियम इसी लड़की को देखकर हैरत से बाहर तब निकली जब मराद का तर्ज़या मुखातिब सुना। कैसी हैं भाभी? मौदबाना अंदाज में पूछा। मैं ठीक हूँ मराद भाई, लॉन्ग टाइम। हाँ, कहाँ होते हैं आजकल? वो जिस पोजीशन में खड़ी थी वह मुश्किल मराद से कॉन्फिडेंटली बात करने की सही में थी, लेकिन बजदान तो अपने बाजू में मौजूद इसकी नाजुक बाजू देख रहा था। एक जानदार मुस्कुराहट ने होठों का हाथा किया था। सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता। ऐनक वाली बाजी, खाना जरूर खा के जाइएगा। चलें बजदान। बजदान और मराद ने बामुश्किल अपना कहका जब्त किया था। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। बोलते ही एक तीखी नज़र मरियम पर डाली। खासा गुस्सा इस दिन वाला भी था और आज तो और बुरी लगी। भाभी हो? हु इज शी? बाकी सब बातें भूलकर वो तो इसी यूनी वाली छोटी सी प्यारी लड़की को देख रही थी जब बामुश्किल हील के बाद भी बजदान के कंधे से नीचे आती थी। दी वन एंड ओनली सड़ियल बदतमीज़ बजदान शाह का इश्क, इसकी बीवी प्लस कज़न लम्स बजदान शाह। जबकि इसके इतने लंबे बजदान की तारीफों वाले तारुफ में बीवी वाली
بات پر وہ چونکی، حیران ہوئی اور خاصی شرمندہ ہوئی، اور یہ شرمندگی اس دن کی اپنی باتوں پر تھی۔ کیا کیا کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ جو جگتے فوری بازو نکالتے پوچھا۔ لمس مجھے فیل ہوا سپارکنگ ہو رہی ہے، کہیں جیسے بجلی کی تاریں چل رہی ہوں۔ اس کے قریب ہوتے رازداری سے کہا۔ میں کیوں جلوں؟ بکھلاتے وہ جلدی سے بولی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وجدان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ماما بلا رہی تھی۔ اس کی نظروں کی چمک اور چوری پکڑے جانے پر شرمندہ ہوتے وہ اب دور ہونے کی کوشش میں تھی۔ بسایا ہی نہیں دل نے کسی کو بھی تمہارے علاوہ، تم چاہو تو میری روح کی تلاشیاں لے سکتی ہو ڈارلنگ۔ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے وہ اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ چلو تمہیں کسی سے ملواؤں، مجھے گھر جانا ہے مراد پلیز۔ اپنا آپ آکورڈ سا لگ رہا تھا، گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جاننے سے وہ قاصر تھی کہ سامنے اسٹیج پر نظر پڑی جہاں وجدان کو اس کی فیملی کے ساتھ دیکھا۔ آج ایک علیحدہ اور پیارا انسان نظر آیا تھا۔ پھر اسے دیکھا جو اس کی کسی بات پر مسکراتے شرما رہی تھی۔ پرفیکٹ کپل۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی ہوئی۔ چلو تو اسے کھینچتے وہ اسٹیج کی طرف لے کر گیا تھا۔ اس کے پیرنٹس کسی وجہ سے نہیں آ پائے تھے۔ وجدان کی فیملی سے اچھے تعلقات تھے اور وہ بے تکلف بھی تھا۔ سائڈ سے گزرو، نظر آ رہا نا؟ اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگاتے سرد لہجے میں وہ سامنے والے سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ لمس ایک بار پھر سانس روکے کھڑی تھی۔ جی سوری۔ طلحہ کا بھائی خاصا شرمندہ ہوا تھا، جس کا گزرتے وقت ہوئے لمس سے کندھا مس ہوا تھا، یا شاید اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ اس جگہ سے اب تم نہیں ہلو گی، ٹھیک ہے؟ اس کی الجھتی شال صحیح کرتے وہ اسٹیج سے اترا تھا۔ وہ اسی کے سحر میں تھی، وہ اسے لاجواب کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ارے مراد آؤ بیٹا۔ جب صدف نے اسے اسٹیج پر بلایا تھا۔ کیسی ہیں آنٹی؟ مسکراتے کہا۔ میں بالکل ٹھیک۔ کنگریچولیشن وانیا اینڈ طلحہ مسکراتے دونوں کو مبارکباد دی۔ تھینک یو بھائی، ویسے آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئے، نظر ہی نہیں آتے۔ جبکہ مریم کو پھر سے اپنا آپ ماحول میں مس فٹ لگا تھا۔ بیٹا آپ کون ہو؟ صدف نے ہی اس بیچاری سے پوچھا۔ وجدان نہیں تھا وہاں اور لمس وانیا کے ساتھ سیلفی لے رہی تھی۔ آنٹی یہ میری اور وجدان کی بہت اچھی فرینڈ ہے۔ تعارف تو اس کا کچھ کرانا تھا پر اپنی موت اپنے ہاتھوں نہیں لانی تھی۔ مریم کا دل چاہا سر پھاڑ دے۔ لمس کا ہاتھ پل بھر کے لیے رکا، پر وجدان کی بات یاد کرتے لب مسکرائے اور وہ اسے اگنور کرتے پکچرز کیپچر کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم آنٹی، زبردستی کی مسکراہٹ لاتے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت پیاری لگ رہی ہو آپ بیٹا۔ صدف نے اپنی طبیعت کے مطابق پیار سے پوچھا۔ آپ کے آنے سے خوشی ہوئی، آؤ جوائن کرو ہمیں، خوش دلی سے کہا۔ جبکہ مراد وجدان کی فون کال سے وہاں سے جا چکا تھا، عربی سے اکیلے ہی عجیب فیل ہو رہا تھا۔ کنگریچولیشن اینڈ سوری میں کوئی گفٹ نہیں لا پائی، شرمندگی سے وانیا سے کہا۔ اٹس اوکے، آپ آئی ہیں یہی کافی ہے، وانیا نے مسکراتے اس کی مشکل حل کی تھی۔ ایکسکیوز می، جھجکتے سب کی توجہ پرے ہوتے اسے مخاطب کیا۔ جی لمس نے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ آئی ایم سو سوری سویٹ گرل، مجھے نہیں پتا تھا وہ بدتمیز انسان تمہارا، میرا مطلب وجدان تمہارا شوہر ہے، سو اس دن کے مس بیہیویئر کے لیے سوری۔ وہ شرمندہ سی تھی۔ اٹس اوکے، پر آپ نے بدتمیز کی خوشی میں بولا، اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اگر وجدان یہاں ہوتا تو ضرور شوک ہو جاتا، جبکہ وہ اس کی بات پر شرمندہ سی ہوئی لیکن جلد ہی مسکرائی تھی۔ ہینڈل کر لیتی ہو اسے؟ اس کی بات پر وہ لمحے میں سرتا پہنچ سرخ ہوئی۔ جی؟ وہ بات کی نیت سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کے ذرا سے ذکر سے بکھری کوسے قضا کے رنگ دیکھ کر وہ خاصی چونکی تھی، جو گلابی سے سرخ ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اسے لڑکی ہو کر اس پر پیار آیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا، تم اتنی پیاری انوسینٹ سی چھوٹی سی ہو۔ اسے دیکھو، اسٹیج سے دور اسے مراد سے کچھ ڈسکس کرتے دیکھا۔ بالکل کوئی سڑیل سا بدتمیز روڈ شخص لگتا نہیں، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، پیاری برا نہیں منانا۔ اس کے چہرے کے نقوش دیکھے وہ جواباً بگڑ رہے تھے اور اس کی برائیاں کر کے وہ برا نہ منانے کو کہہ رہی تھی، جو اسے کسی طور پر قبول نہیں تھا۔ ڈونٹ جوڈج اے بک بائی اٹس ٹائٹل اور کور، نو پلیز ایکسکیوز۔ اس لائن میں وہ بہت کچھ پاور کروا چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا، کیوں نہ کہ اپنے آپ کو وہ کبھی غلط نہیں مانتی تھی۔ کسی کی چپتی نظریں آج بھی محسوس ہوئی۔ وہ قدرے سائڈ پر تھی، پر بے ساختہ ڈر کر ارد گرد دیکھا تھا، مگر لوگوں کے ہجوم میں وہ پھر نظر انداز کر پائی تھی۔ دوپٹہ سنبھالے وہ ان تک پہنچی۔ غلطی سے میں تمہارے ساتھ آئی ہوں، اگر تمہیں فرصت مل جائے تو مجھے چھوڑ آؤ، پھر اپنی فضول گفتگو جاری رکھ لینا، دونوں کو دیکھتے کہا۔ ابھی مراد نے منہ بنایا۔ بٹ یو مین ابھی 11 بجنے والے ہیں، لہٰذا چلو۔ وہ الجھن کا شکار